हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रुद्र होटल सहारा के रूम नंबर 607 में घुस आया था और अंतरा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अचानक से गरिमा अंतरा से मिलने आ गई थी, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी रुद्र को वहां से निकलना पड़ा था। जाते जाते गरिमा ने अंतरा को इशारे में कह दिया था कि उसे अपनी सेफ्टी के लिए दरवाजे के एक सोफ़ा लगा देना चाहिए। गरिमा के जाने के बाद अंतरा ने वही किया और फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद बाहर आते ही अंतरा ने अपने फ़ोन पर देखा तो उसमें रुद्र के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस थे कि अंतरा दरवाज़ा खोले। रुद्र का आखिरी मैसेज सिर्फ 1 मिनट पहले आया था। इसका मतलब यह था कि रुद्र अभी तक दरवाजे पर खड़ा था। अंतरा सोचने लगी कि वह रुद्र से छुटकारा कैसे पाए। अचानक उसे एक आइडिया आया और उसका चेहरा चमक उठा। अंतरा ने तुरंत एक नंबर डायल किया और फ़ोन अपने कान पर लगाया। फ़ोन उठते ही सामने से गायत्री की आवाज़ आई। क्या बात है अंतरा, आज तुमने मुझे कैसे याद किया? ओह अच्छा, समझ गई। तुम यह जताना चाहती हो कि तुम्हारी न्यूज़ ने मेरी न्यूज़ को दबा दिया। लेकिन इतनी छोटी बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिर मैं मिसेज आहूजा तो मैं बनने ही वाली हूँ ना। इनफैक्ट बहुत लोगों ने तो मुझे ऑलरेडी मिसेज आहूजा बोलना शुरू भी कर दिया है। यह सुनकर अंतरा ने गायत्री का मजाक उड़ाया। लोगों के बोलने से क्या होता है? शादी के बाद जब मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगी तब तो साबित हो ही जाएगा कि तुम अभी भी सिर्फ रखैल हो। यह कहकर अंतरा हंसते हुए शूट के मेन डोर के पास गई। उसने फ़ोन को लाउड स्पीकर पर डाला और वॉल्यूम फुल कर दिया ताकि बाहर खड़े रुद्र को भी पता चले कि उसके होने वाली दुल्हन क्या चीज़ है। अंतरा का ताना सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आया था। वह तुरंत अंतरा पर बरस पड़ी। माना कि तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन उसके अलावा क्या है? इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि रुद्र तुमसे प्यार करता है। इंसान की यही फितरत है कि जो उसके पास नहीं होता वह उसे चाहिए होता है, और जब वह मिल जाता है तब उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तुम भी रुद्र के लिए वही हो। यह सुनकर अंतरा गायत्री से सहमत हुई। अंतरा ने बताया कि बिल्कुल यही बात गायत्री के लिए भी तो लागू होती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रुद्र को गायत्री में हमेशा के लिए इंटरेस्ट बना रहेगा। इसके जवाब में गायत्री ने बताया कि उसके पेट में आहूजा खानदान का वारिस है, इसलिए अंतरा की उसके साथ कोई बराबरी नहीं हो सकती। गायत्री की बात सुनकर अंतरा हंस पड़ी और धीरे से कहा, आहूजा खानदान का वारिस? दुनिया को तुम बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे रुद्र की बीमारी में के बारे में पता है। तुम और मैं दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बच्चे का असली बाप कौन है। जब तुम्हारी डिलीवरी होगी तब तुम मीडिया को मत बुलाना, वरना आहूजा खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनकर गायत्री ने गुस्से से कहा कि पिछली बार घोस्ट हाउस में भले ही वह अंतरा के जाल में फंस गई थी, लेकिन दूसरी बार वह यह गलती नहीं करेगी, क्योंकि अब उसकी माँ उसके साथ है, इसलिए वह अंतरा से नहीं डरती। अंतरा ने ताना मारा, तुम क्या, मुझसे तो कोई नहीं डरेगा। मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में तुमने देख ही ली होगी। भला इतनी खूबसूरत लड़की से कोई कैसे डर सकता है? यह सुनते ही गायत्री ने अंतरा पर पलटवार किया। तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा बाप अब मुझे अपनी बेटी मानता है। अगर रुद्र को मेरे पापा की हेल्प चाहिए तो उसे मुझसे शादी करनी ही होगी। इन शॉर्ट, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा बेड, सब कुछ मेरा हो जाएगा। बेचारी अंतरा, क्या फ़ायदा हुआ ऐसी खूबसूरती का? न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में चमकना भी 4 दिन की चांदनी है, वह सब फेक है। सिर्फ मेरे पास जो पैसा है वह रियल है, समझ गई? मिल गया सुकून अपनी औकात जानकर। अंतरा को सच में सुकून मिला था। शायद ही इतना सुकून उसे आज तक मिला हो। अंतरा ने गायत्री को जवाब दिया,
थैंक यू गायत्री। मैं कब से रुद्र को यही समझा रही थी कि उसकी ज़िंदगी में वापस जाने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। अब तुमने बोल दिया है तो शायद वह समझ जाएगा, है ना रुद्र? इतना बोलने के बाद अंतरा ने दरवाजे पर नॉक किया। यह सुनकर गायत्री हक्की बक्की रह गई। रुद्र तुम्हारे साथ है? अंतरा ने जवाब दिया। हाँ, ऐसा ही समझो। यह जानकर गायत्री हैरान हो गई और साथ में चिढ़ भी गई कि रुद्र काम के बहाने अंतरा से मिलने क्यों गया था। अंतरा ने गुस्से से जवाब दिया कि यह बात गायत्री खुद ही रुद्र से पूछ ले, क्योंकि उसने फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखा हुआ है। रुद्र ने सारी बात सुन ली थी। यह जानकर गायत्री डर के मारे कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, रुद्र को कैसे समझाए। गायत्री हकलाते हुए समझाने लगी। रुद्र वह मैं तो बस इतना बोलकर गायत्री ने रोना शुरू कर दिया। यह सब गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तुम प्लीज़ इन सब बातों को सीरियसली मत लेना। मुझे लगा अंतरा ने शो ऑफ करने के लिए मुझे कॉल किया था, इसलिए गुस्से में मैंने यह सब बोल दिया। वह सब सच नहीं था, मेरा यकीन करो। लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भी बहुत देर तक गायत्री रुद्र का नाम पुकारती रही, लेकिन रुद्र कोई जवाब नहीं दे रहा था। अंतरा ने हंसते हुए कहा, बच्चों की तरह रोना बंद करो गायत्री। अब मेरा फ़ोन लाउड स्पीकर पर नहीं है, इसलिए रुद्र तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। अगर तुम्हें रुद्र को कोई सफाई देनी है तो उसके फ़ोन पर कॉल करो। और हाँ, अपने फियांसे को प्लीज़ अपने पल्लू से बांध कर रखो, ताकि वह मुझे बार बार परेशान करने ना आए। अंतरा की बात सुनकर गायत्री गुस्से से तिलमिला उठी। उसने पूछा कि क्या अंतरा जानबूझकर उसके साथ कोई खेल खेल रही है। अंतरा ने जवाब दिया कि गायत्री इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना अंतरा ने सोचा था। यह सुनते ही गायत्री अंतरा को गंदी गालियाँ देने लगी। अंतरा ने गायत्री को टोका कि उसे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन गायत्री इतने गुस्से में थी कि उसने अंतरा की मरी हुई माँ को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अंतरा ने गायत्री से कहा कि उसने फिर से लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है। यह सुनते ही गायत्री की बोलती बंद हो गई। अंतरा ने गुस्से से कहा, गायत्री, मेरी माँ तो कोई जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी माँ का यह अपमान याद रखूँगी और एक ना एक दिन मार मार के तुम्हारा भरता बना दूंगी। इतना बोलकर अंतरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तब तक दरवाजे पर नॉक हुआ और बाहर कब से खामोश खड़े रुद्र की आवाज़ आई। महेश दीक्षित तुम्हारे पिता हैं? अंतरा ने जवाब दिया। इतना घटिया इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। इतना बोलकर अंतरा ने रुद्र को चेतावनी दी। रुद्र, मैंने तुम्हें प्यार से बहुत समझा लिया। अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ। पहला यह कि तुम अभी के अभी बिना एक शब्द बोले यहाँ से चले जाओ, और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं गायत्री को कॉल करके यहाँ बुलाऊंगी और फिर पुलिस को, ताकि तुम दोनों पुलिस की गाड़ी में आराम से बैठकर यहाँ से जा सको। मैं तुम्हें फैसला करने के लिए 2 मिनट दे रही हूँ। इतना बोलकर अंतरा इंतज़ार करने लगी। 1 मिनट के अंदर ही अंतरा को जूतों के दूर जाने की आवाज़ सुनाई दी। अंतरा ने पी होल से देखा, रुद्र वहाँ से जा चुका था। अंतरा ने एक गहरी सांस ली और बेडरूम में जाकर बैठ गई। आज अंतरा के दिन की शुरुआत ही टॉर्चर से हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र और गायत्री की शैतान जोड़ी से उसे कब छुटकारा मिलेगा। अंतरा यह सोच रही थी तब उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। रुद्र वहाँ आया था? शैडो। अंतरा ने रिप्लाई टाइप किया। हाँ, पर मैंने हैंडल कर लिया है और अब वह जा चुका है। लेकिन आपको कैसे पता कि रुद्र आया था? सामने से तुरंत जवाब आया। जितनी भी बार हमारे रूम का दरवाज़ा खुलता है, मेरे पास उसके रिकॉर्ड का नोटिफिकेशन आता है। इस बार की कार्ड से दरवाज़ा खोला गया था। लगता है रुद्र ने होटल के किसी स्टाफ को रिश्वत देकर रूम का कार्ड हासिल किया है। यह पढ़कर अंतरा ने थोड़ा सोचा और मैसेज टाइप किया कि फिर उन लोगों को रहने की जगह बदल देनी चाहिए। लेकिन मिस्टर शैडो को यह बात पसंद नहीं आई। उसका कहना था कि उन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर वह लोग रहने की जगह क्यों बदलें। अंतरा का कहना था
कि रुद्र को ऑलरेडी पता चल चुका है कि अंतरा और मिस्टर शैडो कहाँ रहते हैं, इसलिए ज़रूर वह फिर से भी आकर परेशान करेगा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो का मैसेज आया, तुम फिक्र मत करो, अब से मैं रुद्र को इतना परेशान करूँगा कि उसके पास तुम्हें परेशान करने का वक्त ही ना रहे। यह पढ़कर अंतरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर शैडो ने पहले भी अंतरा को बताया था कि वह रुद्र को सबक सिखाने वाला है। अंतरा काफ़ी खुश थी, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा रुद्र काफ़ी चिढ़ा हुआ था। होटल सहारा से निकलकर वह गाड़ी से अपने ऑफिस के लिए निकला था, तब उसका फ़ोन बजा। रुद्र ने देखा कि उसके असिस्टेंट का फ़ोन कॉल था। रुद्र के कॉल उठाते ही सामने से आवाज़ आई, सर आप प्लीज़ शॉपिंग मॉल की साइट पर आ जाइए। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? सामने से जवाब आया, सर कंस्ट्रक्शन साइट की ज़मीन से पुरानी मूर्तियां निकली हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले साइट को सील करने आ गए हैं। यह सुनकर रुद्र हक्का बक्का रह गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि खुद को शांत करने के लिए उसे गहरी सांसें लेनी पड़ी। उसने पूछा, लेकिन यह कब हुआ और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को किसने इन्फॉर्म किया? रुद्र के असिस्टेंट ने बताया कि पिछली रात को जब साइट पर डिगिंग चल रही थी तब ज़मीन के अंदर से यह मूर्तियां मिली। असिस्टेंट का कहना था कि उसने साइट सुपरवाइज़र से लेकर सारे वर्कर्स सबसे बात कर ली हैं, लेकिन किसी ने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था। असिस्टेंट ने रुद्र को साइट के पूरे स्टाफ को बदल देने का सुझाव दिया। रुद्र ने उसे टोका कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट साइट को क्लियरेंस नहीं देगा तब तक वहां पर कोई काम नहीं हो पाएगा। रुद्र ने अपने असिस्टेंट से कहा, मैं वहां जल्द से जल्द पहुंच रहा हूं, तब तक तुम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों से यह पता करने की कोशिश करो कि हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए कब तक क्लियरेंस मिलेगा। इतना बोलकर रुद्र ने बिना जवाब का इंतज़ार किए फ़ोन काट दिया और पास वाली पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। रुद्र नीरज कश्यप के शॉपिंग मॉल के प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश करे उसके पहले उसका खुद का ही प्रोजेक्ट रुक गया था। रुद्र बेवकूफ़ नहीं था, उसे पता था कि कोई तो ऐसा है जो उसके साथ चाल चल रहा है और उसके हिसाब से ऐसा एक ही इंसान हो सकता था। हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ सस्ते में नहीं मिलती, उसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इतना पावरफुल इंसान सिर्फ अंतरा का मास्क वाला बॉयफ्रेंड ही हो सकता था। रुद्र को फंसाने के लिए उसने बहुत बड़ी चाल चली थी। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा अंतरा, तुम किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हो। वह यह सोच रहा था, तब फिर से उसका फ़ोन बजा। रुद्र ने बिना फ़ोन हाथ में लिए स्क्रीन पर नाम देखा। वह गायत्री का फ़ोन था। रुद्र चिढ़कर वापस सामने देखने लगा। उसे पता था कि गायत्री क्यों कॉल कर रही होगी। रुद्र ने फ़ोन बजने दिया। फिलहाल उसका गायत्री के साथ बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने अपने पाँव से एक्सीलरेटर दबाया और शॉपिंग मॉल की साइट की तरफ गाड़ी दौड़ाई। कुछ ही देर में रुद्र साइट पर पहुंच गया। गाड़ी से उतरते ही उसने देखा कि लगभग 1 डज़न से भी ज़्यादा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग ज़मीन की जांच कर रहे थे। रुद्र को देखते ही उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ उसके पास आया। रुद्र ने पूछा, कोई अपडेट? असिस्टेंट ने अपने सर का पसीना पोंछते हुए रुद्र को धीमी आवाज़ में बताया, सर सुनने में आया है कि साइट की ज़मीन में से निकली मूर्तियां हज़ारों साल पुरानी हैं, इसलिए वह लोग और डिगिंग करने का फैसला भी कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी लंबा वक्त जाएगा। 4-5 साल तो कहीं नहीं गए। और सर यह भी हो सकता है कि यह ज़मीन हमेशा के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर चली जाए। यह सुनकर रुद्र ने मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया। लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट की यह ज़मीन रुद्र ने करीब 600 करोड़ में खरीदी थी, सिर्फ इसीलिए कि वह यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा सके। लेकिन अब इस ज़मीन की क्या कीमत रह गई थी, वह यह सोच रहा था। तब रुद्र के असिस्टेंट ने कहा, अब हम क्या करें सर? रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने थोड़ा सोचा और कहा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के
हेड सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट से आज मेरी लंच या डिनर मीटिंग फिक्स कराओ। अगर हम डूबे तो उन्हें भी साथ में ले डूबेंगे। आखिर में रुद्र ने कहा, और हाँ, कुछ एंटीक चीज़ें खरीदने वालों, हमारे पास वाली ज़मीन में हम भी यह एंटीक चीज़ें गाड़ेंगे। अब उन्हीं की ज़बान में उन्हें जवाब देंगे। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से निकल गया था और ऑफिस चला गया था। दोपहर में फिर से रुद्र के असिस्टेंट का कॉल आया। सर, हेड सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर कपिल दीवान से बात हो गई है। वह आज डिनर पर मिल सकते हैं और उन्होंने पूछा है कि आप उन्हें कौन से रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। यह सुनकर रुद्र के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा था कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड शायद मना करेगा या तो आनाकानी करेगा, लेकिन वह इतनी जल्दी मान गया, इससे रुद्र थोड़ा हैरान हो गया था। रुद्र ने फ़ोन पर अपने असिस्टेंट को जवाब दिया, मिस्टर दीवान से कहो उन्हें जो जगह पसंद हो वहाँ पर हम डिनर करेंगे। तुम उनसे पूछकर मुझे लोकेशन मैसेज कर देना। इतना बोलकर रुद्र ने फ़ोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ देर में उसके फ़ोन पर मैसेज आया। मैसेज पढ़कर रुद्र चिढ़ गया। मैसेज में लिखा था कि हेड आर्कियोलॉजिस्ट कपिल दीवान आज रात 8 बजे होटल सहारा के रेस्टोरेंट में मिलेंगे। ध्रुव मन ही मन कपिल दीवान को कोसने लगा कि उसे और कोई जगह नहीं मिली थी। आज सुबह जब अंतरा ने रुद्र को किसी चूहे की तरह अपने रूम से भगाया था, तब से होटल सहारा से रुद्र को नफरत हो गई थी। हालांकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही कपिल दीवान को लोकेशन चुनने कहा था। आखिर में रुद्र ने खुद को यह कहकर मनाया कि उसे सिर्फ डिनर के लिए ही तो जाना है। फिलहाल अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर उसे कपिल दीवान के साथ दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी था। काम में कब वक्त बीत गया पता नहीं चला। शाम होते ही रुद्र घर गया और तैयार होकर होटल सहारा के लिए निकला। उसने गाड़ी वेलेट पार्किंग के लिए दी। रुद्र होटल सहारा के रेस्टोरेंट में पहले भी आया था, इसलिए उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। वह सीधा रेस्टोरेंट के अंदर गया। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने पूछा कि रुद्र के साथ कितने लोग हैं। रुद्र ने उसे बताया कि गोल्डन वाटर पैवेलियन नाम का प्राइवेट रूम ऑलरेडी उसके लिए बुक किया गया है। स्टाफ वाला आदमी रुद्र को उसके रूम तक पहुंचाने साथ में गया। गोल्डन वाटर पैवेलियन प्राइवेट रूम कॉरिडोर के एंड में था। दरवाजे पर पहुंचते ही रुद्र को रूम के अंदर से आवाज़ सुनाई दी। अंदर कोई हंसते हुए बोल रहा था, क्यों बोरिंग लगेगा? अरे भाई, इन सब रिसर्च करने में इंटरेस्ट था तभी तो आर्कियोलॉजिस्ट बने हैं, वरना म्यूनसिपैलिटी में कोई क्लर्क की नौकरी ही पकड़ लेते। हा। यह सुनकर रुद्र हैरान हो गया। उसने होटल स्टाफ से पूछा कि अंदर कितने लोग हैं। स्टाफ वाले आदमी ने माफ़ी मांगते हुए रुद्र को बताया कि उसकी शिफ्ट अभी अभी शुरू हुई है और उसने सबसे पहले रुद्र को ही अटेंड किया है, इसलिए पता नहीं कि अंदर कितने लोग हैं। रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया और स्टाफ को जाने के लिए कह दिया। स्टाफ के जाने के बाद रुद्र ने रूम का दरवाज़ा खोला। कपिल दीवान की उम्र 50 के ऊपर की लग रही थी। वह मोटा आदमी था। रुद्र ने देखा कि कपिल के पास में तन्वी का पिता नीरज कश्यप बैठा हुआ था। कपिल और नीरज दोनों लगभग एक ही उम्र के लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन दोनों की लेफ्ट साइड पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने सफ़ेद रंग का मास्क पहना था। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपने पास बैठी औरत की प्लेट में खाना परोस रहा था और औरत के कान में कुछ कह रहा था। उसकी बात सुनकर उस औरत की आंखें चौड़ी हो गई और उसने बनावटी ढंग से मास्क वाले आदमी को घूंसा मारा। अंतरा ने कहा, पहले आप अपने बिजनेस की बातों में ध्यान दो, मैं खाना खा लूँगी, आप फिक्र मत करो। अंतरा को लगा था कि उसका कश्यप अंकल के साथ डिनर है, इसलिए वह आई थी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि हेड आर्कियोलॉजिस्ट कपिल दीवान भी नीरज के साथ में है। हालांकि मिस्टर शैडो को किसी की नहीं पड़ी थी, उसे तो बस अंतरा को खाना खिलाने में इंटरेस्ट था। यह सब हो रहा था तब अचानक रुद्र को अंदर आया देखकर अंतरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। रुद्र ने उन लोगों को घूरा
और फिर कपिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर दीवान, मैं रुद्र आहूजा। कपिल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, आइए मिस्टर आहूजा, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, बैठिए बैठिए। रुद्र अपनी जगह पर बैठा। कपिल ने आगे कहा, दरअसल आज इन लोगों से मेरी मीटिंग पहले से तय थी, फिर आपने कहा कि आप भी मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं और ऊपर से आप सब लोग रियल एस्टेट की दुनिया से हो, तो मैंने सोचा क्यों ना सबका इकट्ठा ही डिनर हो जाए। वैसे आप और मिस्टर कश्यप तो एक दूसरे को जानते ही होंगे ना। रुद्र की आंखों में साफ नफरत झलक रही थी, लेकिन मिस्टर शैडो ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने रुद्र को देखा ही ना हो। जाहिर सी बात थी कि वह रुद्र को बिल्कुल इज्जत नहीं देना चाहता था। अंतरा का भी ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था। वह भी ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे इस बिज़नेस मीटिंग से कोई मतलब ही ना हो। कुछ देर तक कोई कुछ बोला नहीं। नीरज कश्यप को लगा कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो ऑकवर्डनेस और बढ़ जाएगी। उसने कपिल की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, दीवान जी, मिस्टर आहूजा को कौन नहीं जानता। इतनी कम उम्र में इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया है। कभी कभी तो मुझे लगता है मिस्टर आहूजा कि आपसे 4 बातें सीखूं। यह कहकर नीरज ने अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ाया। रुद्र को नीरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नीरज बुजुर्ग आदमी था और ऊपर से कपिल दीवान भी सामने बैठा था, इसलिए रुद्र नीरज की इंसल्ट करके अपनी इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। आखिर में रुद्र ने भी आगे बढ़कर नीरज से हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू मिस्टर कश्यप, लेकिन आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इस बात का नीरज कुछ जवाब दे उसके पहले कपिल बोल पड़ा, नहीं नहीं मिस्टर आहूजा, आप वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। मैं आपको पूरे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपके प्लॉट से निकली हुई मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं। शायद ही ऐसी कोई मूर्ति आज तक इंडिया में पाई गई होगी। जल्दी ही इस बात का अनाउंसमेंट होगा। मैंने इसके बारे में दिल्ली भी इन्फॉर्म किया है। उन लोगों ने भी आपके काम की सराहना की है, वरना आजकल कौन पैसा कमाने का मौका छोड़कर देश हित के बारे में सोचता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप एक मिसाल बन गए हो। यह सुनकर ना चाहते हुए भी रुद्र को मुस्कुराना पड़ा। मन में तो वह कपिल को गालियां दे रहा था। आज सुबह ही तो वह मूर्तियां आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हाथ लगी थी और कपिल ने इतनी जल्दी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था और जल्द ही न्यूज़ में भी आ जाने वाला था। रुद्र को समझ आ गया कि कोई तो इस आग में घी डालने का काम कर रहा था। रुद्र ने कपिल से नाटक करते हुए कहा कि यह तो उसका फ़र्ज था। यह सुनते ही कपिल ने गर्व से कहा, क्या बात है, सुना आपने मिस्टर कश्यप, यह है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स। नीरज कपिल की बात से सहमत हुआ। जाहिर सी बात थी कि नीरज पहले से ही खुश था कि अब रुद्र का शॉपिंग मॉल नहीं बनने वाला था, लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उसकी खुशी उसके चेहरे पर दिख ना जाए। रुद्र ने कहा, मैं एंटरप्रेन्योर बाद में हूँ, पहले एक इंडियन हूँ और हर एक इंडियन का यह फ़र्ज़ है कि वह खुद से पहले देश के बारे में सोचे। इतना कहकर रुद्र ने कपिल की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर दीवान, मैं सोच रहा था कि आप मेरे प्लॉट के आसपास की ज़मीन भी क्यों नहीं चेक करते। हो सकता है कि आसपास की ज़मीन से भी कुछ निकल आए। यह सुनकर नीरज के चेहरे पर हंसी गायब हो गई। रुद्र की ज़मीन के पास में उसकी ज़मीन थी जिसे खरीदने में उसने भी करोड़ों रुपए खर्च किए थे। रुद्र की बात का साफ मतलब था कि वह अपने साथ साथ नीरज का प्रोजेक्ट भी बंद करवाना चाहता था। मिस्टर शैडो और अंतरा भी चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहे थे। रुद्र की बात सुनकर कपिल भी सोच में पड़ गया। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह रुद्र की बात से सहमत था। कपिल ने कहा, मिस्टर आहूजा की बात तो सही है। क्या कहते हो मिस्टर कश्यप, आप कोऑपरेट करोगे ना? नीरज ने ऑकवर्ड होकर जवाब दिया, अरे दीवान जी, मिस्टर आहूजा की ज़मीन से मेरी ज़मीन थोड़ी दूरी पर है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी ज़मीन से मूर्तियाँ निकली तो मेरी ज़मीन से भी निकलेंगी। खामखा आपका वक्त बर्बाद होगा। नीरज की बात सुनकर रुद्र ने तुरंत टोका कि अभी थोड़ी देर पहले ही नीरज यह कह रहा था कि उसे रुद्र से 4 बातें सीखनी चाहिए।
तो अब नीरज अपनी बातों से क्यों मुकर रहा है? नीरज को समझ आ रहा था कि रुद्र जानबूझकर उसे फंसा रहा है। नीरज ने रुद्र से कहा, मिस्टर आहूजा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर रुद्र ने सीधा कह दिया, मिस्टर कश्यप, आप ज़्यादा भोले बनने का नाटक ना करें। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मेरी ज़मीन में से यह मूर्तियाँ कैसे निकली हैं। इतना बोलकर रुद्र ने मिस्टर शैडो और अंतरा की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, इन दोनों को भी पता है कि यह सब कैसे हुआ है। अगर मेरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा तो मैं आपका प्रोजेक्ट भी चलने नहीं दूंगा। यह सब बातें सुनकर कपिल को समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों बिजनेसमैन उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन उसे यह ज़रूर समझ आ गया था कि रियल एस्टेट वर्ल्ड के दो महारथी नीरज और रुद्र की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। कपिल को लगा कि कहीं सबका साथ में डिनर प्लान करके उसने कोई गलती तो नहीं कर दी थी। जो भी हो, फिलहाल माहौल कपिल को ही ठंडा करना था। उसने आगे की बात रोकते हुए कहा, अरे भाई शांत हो जाइए, हम यहाँ डिनर करने आए हैं, पहले खाना खाते हैं, बातें तो बाद में होती रहेंगी। कपिल की बात सुनकर नीरज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रुद्र काफ़ी गुस्से में था। वह नीरज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। आज कपिल दीवान के सामने रुद्र नीरज की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था। उसने कहा, मुझे तो तब से दाल में कुछ काला लग रहा है जब से मिस्टर कश्यप ने वह ज़मीन खरीदी है। कोई इतना भी दिलदार कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा प्लॉट आधे दाम में बेचे? आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना मिस्टर कश्यप? यह सुनकर अब नीरज को भी गुस्सा आने लगा। उसने कह दिया कि भले ही वह ज़मीन उसे आधे दाम में मिली थी, लेकिन ऐसी डील क्यों हुई थी इस बारे में ना रुद्र को पूछने का हक है, ना नीरज को कोई सफाई देने की ज़रूरत है। इसके जवाब में रुद्र ने कहा, आपको बिल्कुल सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे इस मुद्दे पर सवाल उठाने का पूरा हक है। तो बताइए मिस्टर कश्यप, आपने किससे यह ज़मीन खरीदी थी? कम से कम आप पुराने ओनर का नाम तो बता ही सकते हैं। नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि वह या जवाब दे या नहीं। वह ज़मीन मैंने बेची थी। अब तक चुप बैठे मिस्टर शैडो ने धीरे से यह कहा। सब ने एक साथ उसकी तरफ देखा। मिस्टर शैडो ने अंतरा की प्लेट में सैलड परोसते हुए कहा, वह ज़मीन मैंने 5 साल पहले खरीदी थी। अगर मिस्टर आहूजा को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पता कर सकते हैं। मिस्टर शैडो ने एकदम शांति से कहा था। उसका लहजा रुद्र के गुस्से लहजे से बिल्कुल उल्टा था। थोड़ी देर के लिए रुद्र भी चौंक गया था। तुमने मिस्टर कश्यप को यह ज़मीन बेची थी? बिल्कुल। अंतरा के लिए तुमने अपना 300 करोड़ का नुकसान कर लिया। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि अंतरा उसकी गर्लफ्रेंड है और नीरज कश्यप के परिवार ने हमेशा अंतरा को अच्छे से ट्रीट किया है, इसलिए वह बस नीरज कश्यप को इस बात का बदला चुका रहा था। यह सुनकर रुद्र काफ़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आखिर तुम कौन हो? यह जानकर रुद्र हैरान था। रुद्र को अंदाज़ा था कि यह मास्क वाला आदमी अमीर होना चाहिए, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा आदमी होगा। 5 साल पहले रुद्र ने भी उस ज़मीन को खरीदने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उस वक्त उसे पता चला था कि किसी रहस्यमय इंसान ने वह ज़मीन खरीद ली थी। उसके बाद भी रुद्र ने उस रहस्यमय इंसान को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की ताकि रुद्र उससे वह ज़मीन खरीद सके, लेकिन वह उसके बारे में पता नहीं लगा पाया था। आखिर में रुद्र को मजबूरन उस ज़मीन से थोड़ी दूर दूसरी ज़मीन खरीदनी पड़ी थी, लेकिन आज वह आदमी रुद्र के सामने बैठा था। रुद्र खुद को रोक नहीं पाया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आखिर तुम कौन हो? मिस्टर शैडो ने सूप को चम्मच से हिलाया और बाउल को अंतरा के सामने रखकर धीरे से कहा, मैं कौन हूँ यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिस्टर आहूजा बिना परमिशन मेरे घर में घुस आए थे। क्या एक यंग एंटरप्रेन्योर को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? रुद्र ने मिस्टर शैडो को घूरते हुए जवाब दिया, मैं सिर्फ अंतरा से बात करने आया था। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने पूछा कि क्या रुद्र की अंतरा से बात हो पाई? रुद्र को पता था
कि अंतरा ने ज़रूर मिस्टर शैडो को बताया होगा कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। रुद्र ने जवाब में कहा, दरअसल बात अधूरी रह गई थी, इसलिए जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती मुझे आते रहना पड़ेगा। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया और बताया कि अब रुद्र को अंतरा से जो भी बात करनी है वह सीधा मिस्टर शैडो को बता दे। यह सुनकर रुद्र ने पूछा, अच्छा तो अब अंतरा और मेरे बीच का मामला भी तुम तय करोगे? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने रुद्र को बताया कि वह बिल्कुल अंतरा के लिए डिसीजंस ले सकता है। अगर रुद्र को यकीन नहीं आता तो खुद ही अंतरा से पूछ ले। इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, अंतरा ने उसे तुरंत कहा, मिस्टर आहूजा, मैंने आपको बताया था ना कि आपकी और मेरी बहन की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। आप शादी का इनविटेशन देने आए थे और मैंने आपको बता दिया था कि मैं वक्त पर शादी में पहुंच जाऊंगी। मैंने आपको पहले ही सारे जवाब दे दिए हैं, तो अब आप और क्या बात करना चाहते हैं? यह सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस मौके पर वह अपना आपा नहीं खो सकता था, इसलिए उसने भी पलटवार किया। ठीक है, लेकिन दुल्हन का मेकअप तुम्हें ही करना पड़ेगा, इतना तो मैं तुम्हें हक से कह सकता हूँ ना साली साहिबा। अंतरा रुद्र की चाल समझ रही थी, लेकिन अंतरा के पास इसका भी जवाब तैयार था। उसने रुद्र से माफ़ी मांगी कि वह अब सेलिब्रिटी सिंगर आकाश छाबड़ा की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जब तक वह कॉन्ट्रैक्ट अमल में है तब तक अंतरा किसी और को मेकअप नहीं कर सकती। अंतरा ने बताया कि वह खुशी खुशी अपनी बहन का मेकअप करती, लेकिन अफसोस की बात है कि वह मजबूर है, इसलिए रुद्र को किसी और मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना पड़ेगा। यह सुनकर रुद्र चिढ़ गया, क्या बकवास है, आज सुबह ही तो तुम आकर्ष की मैनेजर गरिमा से मिली थी, इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और साइन भी हो गया, किसी और को बेवकूफ़ बनाना। अंतरा ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बताया कि तन्वी काफ़ी टाइम से गरिमा की टीम में काम कर रही है, इसलिए अंतरा पहले से गरिमा को जानती है और नीरज कश्यप को हमेशा तन्वी की चिंता लगी रहती है, इसलिए अगर अंतरा तन्वी के साथ काम करेगी तो नीरज कश्यप को उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। यह सुनकर नीरज ने भी अंतरा की हाँ में हाँ मिलाई। अंतरा ने बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कब बना है यह रुद्र को बताने की उसे ज़रूरत नहीं लगती। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र ने दूसरा सवाल उठाया कि फिर तो अब अंतरा ऋषभ मलिक के कार एग्जीबिशन में भी काम नहीं कर पाएगी। यह सुनकर अंतरा ने रुद्र की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाया, आप बेवकूफ़ों वाली बातें क्यों कर रहे हो मिस्टर आहूजा? क्या आपको पता नहीं है कि विक्रांत ग्रोवर और ऋषभ मलिक दोनों भाई हैं? ज़रूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए बुला सकते हैं। रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा। अंतरा ने मुस्कुराया और मिस्टर शैडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर आहूजा, अब आपको जो भी करना है वह मेरे बॉयफ्रेंड से कह सकते हैं। मेरे लिए कोई भी डिसीजन लेने की उन्हें पूरी आज़ादी है। अंतरा की यह बात सुनकर रुद्र गुस्से से कांपने लगा था। यह डिनर मीटिंग शुरू हुई तब से तय था कि इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है। रुद्र काफ़ी कुछ करना चाहता था, लेकिन यह वक्त और मौका सही नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वह चुपचाप मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया। नीरज कश्यप अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने रुद्र को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुद्र नहीं रुका। हालांकि नीरज बस दिखावे के लिए यह सब कर रहा था। रुद्र के चाहते ही वह फिर से अपनी सीट पर वापस बैठ गया और मुस्कुराते हुए अपना ड्रिंक पीने लगा। मिस्टर कश्यप यह सब, कपिल कुछ कहते हुए रुक गया। उसने अंतरा और मिस्टर शैडो की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहता था पर हिचकिचा रहा था। यह सब क्या हो रहा है मिस्टर कश्यप? नीरज ने मुस्कान के साथ कपिल का अधूरा गिलास शराब से भर दिया। अरे कुछ नहीं कपिल जी, बस जवान खून है, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम भी जवान थे तब ऐसे ही तो थे। ऐसी कोई सीरियस मैटर नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। हालांकि कपिल भले ही थोड़े पुराने ज़माने का था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। सारी बातें सुनकर कपिल को यह तो समझ आ गया था कि रुद्र के गुस्से में चला गया था। उसका अंतरा से कोई ना कोई वास्ता तो ज़रूर था।
कपिल ने दो और दो जोड़ लिए कि शायद अंतरा रुद्र के साथ रिश्ता तोड़कर एक नया रिश्ता जोड़ने जा रही थी, इसलिए यह सब हुआ था। लेकिन कपिल इन सब में ज़्यादा पड़ना नहीं चाहता था। उसने खुद को इन सब ख्यालों से बाहर निकाला और अपना गिलास उठाकर नीरज के साथ चीयर्स किया और फिर टॉपिक को बदलते हुए कहा, आपने ठीक कहा नीरज जी, आजकल के नौजवान वेस्टर्न कल्चर अपनाने में तुले हैं और मेरे हिसाब से तो आजकल यह लाइव इन का चक्कर सबसे बेकार है। पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे बेस्ट है। क्या कहते हो कश्यप जी? आप और भाभी जी भी तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे ना। नीरज इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। उसके सामने बैठे दो लोगों में से एक उसका फाइनेंसर था और दूसरी उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड। इसलिए नीरज ने चालाकी से कहा, अरे कपिल जी, अब कहाँ पहले जैसा रहा। आजकल की यंग जनरेशन को हम बूढ़ों की सलाह की ज़रूरत नहीं है, वह लोग खुद ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कपिल भी नीरज की बात से सहमत हुआ कि आज की यंग जनरेशन के पास ना ही इतना टाइम है, ना ही इतना धैर्य कि वह लोग शादी को निभाने की कोशिश करें। आखिर में नीरज ने कपिल से कहा कि अब उन्हें डिनर करना चाहिए। अंतरा दोनों बड़ों की बातचीत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने मिस्टर शैडो की ओर देखा जो अंतरा की प्लेट में खाना परोस रहा था। अंतरा उसे देख रही थी। यह महसूस होते ही मिस्टर शैडो ने पूछा, क्या हुआ? मेरे चेहरे को कुछ हुआ है? अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया और कहा कि वह जानती है कि उसे इसलिए इस डिनर मीटिंग पर लाया गया था क्योंकि मिस्टर शैडो को पहले से पता था कि रुद्र यहाँ आने वाला था। मिस्टर शैडो ने इस बात को नकारा नहीं। उसने अंतरा की प्लेट से राइस की चम्मच भरी और कहा, मुंह खोलो। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि आज मिस्टर शैडो को क्या हुआ है। पास में कपिल और नीरज दोनों बुजुर्ग के होते हुए भी मिस्टर शैडो अंतरा से इतना इंटीमेट हो रहा था। अंतरा ने अपना मुंह फेर लिया, मुझे नहीं खाना है। लेकिन मिस्टर शैडो ने अंतरा के मुंह के पास से चम्मच नहीं हटाया और मुस्कुराते हुए अंतरा की ओर देखता रहा। अंतरा के पास खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ कपिल और नीरज की अभी भी उसी टॉपिक पर बात चल रही थी। नीरज ने कहा, देखिए कपिल जी, 5 दशक जीने के बाद मुझे तो एक ही बात समझ आई है कि जिस चीज़ में आपको मन की शांति मिले वह करना चाहिए, फिर चाहे बीवी के साथ रहो या अलग। और यह फैसले दुनिया को ध्यान में रखकर थोड़ी लिए जाते हैं। मुझे यह बताइए कि पति पत्नी अलग हो गए तो इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? यह सुनने के बाद कपिल इस मुद्दे पर नीरज के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चर्चा को अपने प्रोफेशन की तरफ मोड़ दिया। उसने नीरज से कहा, दुनिया को लोगों से फ़र्क पड़े या नहीं, लेकिन प्राचीन चीज़ों से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। सदियां बीत गई लेकिन अब भी वह चीज़ें ज़मीन के अंदर से मिल रही हैं और इतने सालों के बाद भी वह चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आप सोचिए उस वक्त कितना प्योर मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा। नीरज ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ सोचा और फिर उसने पूछा कि मिस्टर शैडो को इन प्राचीन चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वह बहुत बोरिंग इंसान है। उसने ऐसी काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर रखी हैं लेकिन वह कभी उसे निकाल कर देखता नहीं। अभी भी उसकी तिजोरी में कुछ चीज़ें हैं, अगर नीरज को देखना है तो देख सकता है। मिस्टर शैडो की बात से नीरज उसका इशारा समझ गया और उसने कहा, मैं तो यह जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मिस्टर शैडो के पास किस तरह का खजाना है। और इत्तेफाक से कपिल जी भी आज यहाँ हैं और वह तो इस मामले में एक्सपर्ट हैं। मुझे लगता है कि उस खजाने की हर एक चीज़ के बारे में कपिल जी बता पाएंगे। नीरज बोले जा रहा था लेकिन मिस्टर शैडो का ध्यान अंतरा को खाना खिलाने में था। उसने नीरज और कपिल से कहा कि अगर वह ध्यान नहीं देगा तो अंतरा ठीक से खाना नहीं खाएगी। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगी। मिस्टर शैडो ने तुरंत पानी का गिलास उठाकर अंतरा को दिया और कहा, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? यह कहते हुए मिस्टर शैडो ने अंतरा की पीठ थपथपाई। अंतरा ने जल्दी से पानी पिया। उसे लगा कि मिस्टर शैडो शायद आज खुश नहीं है क्योंकि अंतरा को पता था
कि मिस्टर शैडो दुखी होने पर कभी अपना आपा नहीं खोता था। उसके बदले वह अजीबोगरीब बातें करता था। अंतरा को लग रहा था कि आज रुद्र ज़बरदस्ती उनके कमरे में घुस आया था, इसलिए मिस्टर शैडो नाराज़ था। हालांकि मिस्टर शैडो ने इस बारे में कुछ कहा नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत गुस्से में था। अंतरा ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि रुद्र हमारे कमरे में कैसे घुस आया। शायद यह एक एक्सीडेंट था। यह सुनते ही मिस्टर शैडो ने तुरंत जवाब दिया, यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि होटल के मैनेजमेंट की गलती थी। मैंने होटल वालों से कह दिया है कि जिस एम्प्लॉय ने पैसा लेकर रुद्र को हमारे कमरे का कार्ड दिया था, उसे तुरंत जॉब से निकाल दें। और मैंने यह भी बता दिया है कि होटल के हर एक रूम के एक्स्ट्रा कार्ड्स अब हमारे रूम में ही रहेंगे। यह सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। सभी रूम के कार्ड? आपने कह दिया कि सारे रूम के कार्ड्स भेज दो और होटल वाले मान भी गए? बिल्कुल नहीं, मिस्टर शैडो ने अंतरा को दाल खिलाते हुए कहा। मैंने यह होटल खरीद ली है। क्या आप मिस्टर शैडो की बात सुनकर फिर से अंतरा के गले में खाना फंस गया और वह खांसने लगी। अंतरा दूसरी बार खांसने लगी थी। यह देखकर नीरज ने पूछा कि क्या अंतरा ठीक है? मिस्टर शैडो ने फिर से अंतरा की पीठ थपथपाई। उसने नीरज को बताया कि अंतरा को दाल मखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में ऐसा हो गया। अंतरा ने खांसते हुए सोचा कि मिस्टर शैडो ने बहुत बकवास बहाना बनाया था। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा से इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ बात नहीं की और कपिल की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मिस्टर दीवान, क्या आपको पुराने पेंटिंग्स में दिलचस्पी है? दरअसल 1 साल पहले मैं फ़ॉरेन में था, तब मुझे एक पेंटिंग मिल गई थी। स्ट्रोक्स को देखते हुए लग रहा है कि यह पेंटिंग सालों पुरानी होनी चाहिए। यह सुनकर कपिल काफ़ी एक्साइटेड हो गया। उसने मिस्टर शैडो को बताया कि उसे तो पेंटिंग्स में काफ़ी दिलचस्पी है। मिस्टर शैडो ने अपना फ़ोन निकाला और गैलरी में से उस पेंटिंग का फ़ोटो निकालकर अपना फ़ोन कपिल के हाथ में दिया और आगे कहा, मुझे तो पेंटिंग्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। आप तो प्रोफेशनल हैं, शायद आपको समझ आ जाए कि यह असली है या नकली। कपिल मिस्टर शैडो के फ़ोन में पेंटिंग का फ़ोटो देख रहा था। अंतरा को पेंटिंग के बारे में ना कोई समझ थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, लेकिन कपिल और नीरज उस फ़ोटो को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंतरा को आखिरकार ऑकवर्डनेस से छुटकारा मिला था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। पेंटिंग की फ़ोटो अच्छे से देखकर कपिल ने मिस्टर शैडो को बताया कि फ़ोटो देखकर तो लग रहा है कि यह पेंटिंग असली होनी चाहिए। मिस्टर शैडो ने कहा कि उसे तो पेंटिंग्स में ख़ास इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए वह जल्द से जल्द इसे कपिल के पास भिजवा देगा। यह सुनते ही कपिल खुशी से उछल पड़ा। उसने मिस्टर शैडो को अपना दोस्त बना लिया, क्योंकि उसे पता था कि वह पेंटिंग कोई मामूली नहीं थी। कपिल तुरंत खड़ा हुआ और मिस्टर शैडो और नीरज दोनों के लिए गिलास में वाइन भरी और कहा, थैंक यू मिस्टर शैडो। और फिर कपिल ने मिस्टर शैडो की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिया कि उसे रुद्र आहूजा को मिस्टर शैडो से लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। कपिल ने अंतरा की तारीफ में भी कहा कि उसने बिल्कुल सही आदमी को अपना हमसफ़र बनाया है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। मिस्टर शैडो ने मुद्दे पर आते हुए कपिल से कहा, मिस्टर दीवान, मैं यह कह रहा था कि रुद्र की ज़मीन से मूर्तियाँ निकली हैं, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर और गहरी खुदाई होनी चाहिए? हो सकता है कि नीचे कोई खजाना भी दफन हो। कपिल ने शराब पी ली थी, लेकिन फिर भी वह होश में था। वह मिस्टर शैडो की बात से सहमत हुआ और उसने बताया कि वह रुद्र की ज़मीन में और गहरे तक डिगिंग करवाएगा। यह सुनकर नीरज थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने कहा, फिर मेरी ज़मीन? नीरज अपनी बात पूरी करे उसके पहले मिस्टर शैडो ने मजाक में कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपकी ज़मीन मिस्टर आहूजा की ज़मीन से बहुत दूर है। ऊपर से मिट्टी की परत के नीचे ग्रेनाइट है, वहाँ पर कुछ होने के चांसेस ही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है मिस्टर दीवान? यह सुनकर कपिल ने जवाब दिया कि मिस्टर शैडो बिल्कुल ठीक कह रहा है। नीरज कश्यप की ज़मीन जांचने की ज़रूरत नहीं लगती। यह सुनकर नीरज कश्यप ने चैन की सांस ली। मिस्टर शैडो का आज का अपना टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए उसने आगे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की।
डिनर खत्म होने के बाद नीरज ने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसे कपिल को साथ ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठाने कहा। मिस्टर सैडो और अंतरा नीरज के साथ बाहर निकले। रुद्र के अलावा बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। कपिल को प्राचीन पेंटिंग मिली थी। नीरज को भी काफ़ी राहत मिली थी। अब वह आराम से शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकता था। बाहर निकलकर नीरज ने मिस्टर सैडो से कहा, मैं जानता हूँ कि इतने बड़े एहसान के लिए थैंक यू काफ़ी नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ थैंक यू सो मच। मिस्टर सैडो ने अंतरा के कंधे पर अपना हाथ रखा और धीरे से कहा, नहीं मिस्टर कश्यप, अंतरा ने मुझे बताया है कि आपने और आपके परिवार ने किस तरह से उसका बचपन से ख्याल रखा है, तो बदले में आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। नीरज ने आह भरी और जवाब दिया, मैंने अंतरा को बड़े होते देखा है। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इतनी कम उम्र में परिवार चलाना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि अंतरा ज़िद्दी है। मुझे पता था कि अगर मैं उसे पैसे देने की बात करता तो वह साफ मना कर देती। इसलिए मैंने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसे पार्ट टाइम जॉब दिलवाई थी, लेकिन उसके लिए इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया। यह सुनकर अंतरा थोड़ी हैरान थी। अब जाकर उसे समझ आया कि उसे इतनी आसानी से जॉब इसलिए मिल गई थी क्योंकि नीरज कश्यप चुपचाप उसकी मदद कर रहा था। मिस्टर सैडो ने ऐसे बर्ताव किया जैसे वह इसके बारे में बहुत पहले से जानता था। उसने नीरज से कहा, आगे चलकर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर मेरे बस में रहा तो मैं ज़रूर आपके साथ खड़ा रहूँगा। यह सुनकर नीरज ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया कि मिस्टर सैडो पहले ही वह ज़मीन उसे आधे दाम में दे चुका है और ऊपर से आज उसके कंपटीटर रुद्र से भी छुटकारा दिलवा दिया है। इससे ज़्यादा वह किसी मदद की उम्मीद कर सकता था। उसके बाद कुछ देर तक उन लोगों की बातें चली और फिर वह लोग अलग हुए। अंतरा और मिस्टर सैडो ऊपर अपने कमरे में चले गए। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वह लोग फ्रेश होकर सीधा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही गायत्री महेश और लता के घर पहुंच गई थी। लता ने महेश से कहकर बांद्रा के पाली हिल एरिया में आहूजा निवास से बिल्कुल नज़दीक में बंगलो खरीदवाया था। इस बात से सबसे ज़्यादा गायत्री खुश थी क्योंकि उसका परिवार अब उससे 100 मीटर की दूरी पर था। अब रुद्र की माँ मधु चाहकर भी गायत्री को उल्टा सीधा नहीं कह सकती थी। इसके अलावा गायत्री कभी भी अपनी माँ के पास आ जा सकती थी। सुबह का सूरज चढ़ाया था। लता ट्रे में 2 कप चाय लेकर आई। उसने एक कप गायत्री के सामने रख दिया, दूसरा कप लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा, यह चाय खास आसाम से आई है, टेस्ट करो। गायत्री चाय पीने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, चाय नहीं, जहर है तो वह दे दो माँ। यह सुनते ही लता ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा कि अब क्या हुआ जो गायत्री इतनी गुस्से में है। गायत्री ने लता को बताया, जी रुद्र फिर से अंतरा के पास गया था। यह सुनकर चाय पीते पीते लता का हाथ रुक गया और गायत्री से पूछा कि क्या यह बात खुद रुद्र ने उसे बताई। गायत्री ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, नहीं माँ, इस बार मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यह कहकर गायत्री ने आह भरी। उसकी आंखों में अफसोस था। गायत्री ने आगे कहा, दरअसल अंतरा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि रुद्र उसके साथ है। उसने कहा कि वह रुद्र की शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं रुद्र को उसके पास ना जाने दूं। यह सुनकर लता ने जवाब दिया, हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें क्या करना है, इतनी जल्दी भूल गई? गायत्री ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं नहीं भूली माँ, तुमने मुझे नेक दिल होने का ढोंग करने के लिए कहा था और मैंने वही किया और रुद्र ने मुझ पर भरोसा करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जब अंतरा ने मुझे फ़ोन किया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया। मुझे नहीं पता था कि उसने फ़ोन लाउड स्पीकर पर रखा था, इस वजह से रुद्र ने सब सुन लिया। जब लता ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने चाय के कप को टेबल पर ज़ोर से पटक कर गुस्से से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम में पेशेंस क्यों नहीं है। अंतरा पर गुस्सा करने से क्या फ़ायदा?
भूलो मत कि अभी भी रुद्र और अंतरा का डाइवोर्स नहीं हुआ है। मुश्किल से रुद्र की नज़र में तुम्हारी इंप्रेशन सुधर रही थी, लेकिन तुमने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि तुम्हारे जैसी नकारा औलाद को मैंने जन्म कैसे दिया। यह सुनकर गायत्री को भी इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बाल खींच लिए। माँ, मुझे मत डांटो। मुझे पता है मैं तुम्हारे जितनी स्मार्ट नहीं हूँ। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझ में तुम्हारे जितना पेशेंस नहीं है। और सच कहूँ तो अब मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। गायत्री का फ्रस्ट्रेशन देखकर लता ने गुस्से से सुझाव दिया कि फिर तो गायत्री को रुद्र से शादी नहीं करनी चाहिए। लता ने गायत्री को बताया कि महेश की मदद से वह गायत्री के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेगी। गायत्री ने यह सुझाव तुरंत नकार दिया। उसका कहना था कि रुद्र से शादी करने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की है, वह इतनी आसानी से रुद्र को नहीं छोड़ सकती। लता ने बताया कि फिर गायत्री को सब कुछ सहना पड़ेगा। गायत्री ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे लता की बात का बहुत बुरा लगा था। आखिर लता ने भी थोड़ा शांत होते हुए कहा, अब बताओ कि एग्जैक्ट क्या बातें हुई थी, और हाँ, छोटी से छोटी बात भी बताना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। गायत्री के पास कोई चारा नहीं था। उसने लता को पूरी बात बताई। गायत्री ने अपनी बात पूरी करके लता की तरफ देखा। लता अपनी उंगली से टेबल पर दस्तक देने लगी, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। काफ़ी देर तक लता ने कुछ बोला नहीं, इसलिए गायत्री ने पूछा, माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लता ने गायत्री की ओर देखा और उसे बताया कि वह सोच रही थी। उसके बाद लता ने गायत्री से पूछा कि क्या वह जानती है कि अभी अंतरा कहाँ पर रहती हैं? गायत्री ने जवाब दिया कि उसे बस इतना पता है कि अंतरा होटल सहारा में रहती है, लेकिन उसका रूम नंबर गायत्री को नहीं पता था। लता ने पूछा, तो फिर रुद्र को रूम नंबर कैसे पता चला? यह सुनकर गायत्री दंग रह गई। माँ, क्या तुम्हारा मतलब है कि? लता ने गायत्री की बात काटते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अंतरा कहाँ रहती है यह उसके खुद के अलावा और कौन जानता होगा? गायत्री को समझ आ रहा था कि लता क्या कहना चाहती है। उसने कहा, माँ, तुम्हारा मतलब है कि अंतरा ने रुद्र को बुलाया होगा? उसने यह सब जानबूझकर किया? लता ने गायत्री को बताया कि इस बात की पूरी संभावना है। लता का कहना था कि अंतरा जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, वह बहुत शातिर है। उसके पास आदमियों को बहकाने के कई तरीके हैं। लता को लगा कि उसने अंतरा को कम आंका था। गायत्री का कहना था कि अब अंतरा का एक बॉयफ्रेंड है, वह आदमी काफ़ी अमीर लगता है, इसलिए शायद अंतरा वापस नहीं लौटेगी। गायत्री के अनुमान के जवाब में लता ने कहा, वह वापस लौटे या नहीं, लेकिन वह बदला ज़रूर लेना चाहती है। यह सुनकर गायत्री को ठीक से कुछ समझ नहीं आया। लता ने गायत्री को समझाया कि उसने अंतरा के पति को छीन लिया और उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया। भले ही वह रुद्र के पास वापस ना लौटे, लेकिन उसके बाप का क्या? लता ने गायत्री को याद दिलाया कि जब अंतरा छोटी थी तब से वह अपने बाप से मिलने के लिए तरसती थी, पर अब महेश ने सगी बेटी को छोड़कर गायत्री को अपनी बेटी बना लिया है। गायत्री लता की बातें ध्यान से सुन रही थी। लता ने आगे कहा, और अंतरा अपनी माँ की मौत के लिए हम दोनों को जिम्मेदार मानती है, इसलिए वह हमें चैन से जीने नहीं देना चाहती। लता की बात सुनकर गायत्री का जबड़ा सख्त हो गया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने कहा, अच्छा हुआ अंतरा की माँ को पापा ने पहले ही डंप कर दिया। दोनों माँ बेटी यही डिज़र्व करते हैं। गायत्री की बात सुनकर लता हंस पड़ी। उसने गायत्री को बताया कि अंतरा की माँ माधुरी बेवकूफ़ थी, जो प्यार में अंधी हो गई थी। लता का कहना था कि अगर अंतरा अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ होती तो लता कब का उसे ठिकाने लगा चुकी होती। गायत्री ने चिढ़ते हुए कहा कि महेश एक दकियानुसी ख्यालों वाला आदमी है, तो उसकी बेटी अंतरा इतनी चालाक क्यों है? लता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। गायत्री ने बेसब्र होते हुए लता से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए, वह रुद्र को किस तरह से सफाई दे। लता ने गुस्से से जवाब दिया, तुम और कर भी क्या सकती हो? अभी सबसे ज़रूरी बात शादी करना है, उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिलहाल तुम वापस जाओ और अभी के लिए रुद्र को कोई सफाई मत देना, उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देना बेहतर रहेगा।
यह सुनकर गायत्री ने कुछ नहीं कहा। वो एक पल के लिए हिचकिचाई और अपनी कुर्सी से उठी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी कि उसने देखा कि महेश वहाँ पर खड़ा था। उसे देखकर गायत्री हक्की बक्की रह गई कि कहीं उसने उन दोनों की बातें सुन तो नहीं ली थी। महेश ने गायत्री की तरफ देखकर कहा, गायत्री कहाँ जा रही हो, बैठो ना। यह सुनते ही गायत्री ने चैन की सांस ली। महेश अपने स्टडी रूम से अभी अभी बाहर आया था। लता ने तुरंत चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट लाई और कहा, गायत्री की शादी होने वाली है, अब वह किसी की पत्नी बनने वाली है। अब उसे अपने माँ बाप से दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। इतना बोलकर लता ने चाय का कप महेश के हाथ में दिया और कहा, आप सुबह से काम करके थक गए होंगे ना, आपके लिए मैंने चाय तैयार रखी थी। महेश ने एक मुस्कान के साथ चाय का कप हाथ में लिया और एक घूंट पिया। चाय टेस्ट करते ही उसने लता को बताया कि चाय कड़क नहीं बनी है। लता ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि अगली बार से वह महेश के लिए स्ट्रॉन्ग चाय बनाएगी। लता ने महेश से बिल्कुल बहस किए बिना अपनी गलती मान ली। गायत्री ने कहा, आपका काम कैसा चल रहा है पापा? महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा चल रहा है बेटा। महेश के लिए औरतों के छिपे इरादों को नोटिस करना बहुत मुश्किल था। लता ने अभी गायत्री के बारे में जो कुछ भी कहा उस पर उसने भरोसा कर लिया था। महेश ने गायत्री को दिलासा दिया कि वह आहूजा खानदान की होने वाली बहू है तो क्या हुआ, अब वह ज़माना गया कि बहू को ससुराल में डर कर रहना पड़ता था। महेश ने गायत्री को बताया कि उसे अपने ससुराल वालों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश की बात सुनकर गायत्री मुस्कुराई और महेश का शुक्रिया अदा किया। महेश ने हंसते हुए गायत्री को टोका कि वह महेश के साथ इतनी फॉर्मल क्यों बन रही है। लता ने आग में घी डालने के इरादे से धीरे से कहा, अब बहुत हो गई बाप बेटी की बातें। गायत्री, अब तुम जाओ वरना तुम्हारी सास को तुम्हें दो बातें सुनाने का बहाना मिल जाएगा। लता की बात सुनकर गायत्री ने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन महेश लता की बात से सहमत नहीं था। महेश ने कहा, यह गायत्री का भी घर है और अभी उसकी शादी नहीं हुई है। वह जब चाहे जितने टाइम के लिए चाहे यहाँ रह सकती है। इतना बोलने के बाद महेश ने गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, गायत्री, जैसा कि मैंने अभी कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा कहे तो तुम आधी रात को भी यहाँ आ सकती हो। वैसे तो अब आहूजा खानदान को मेरी ज़रूरत है, इसलिए दोनों माँ बेटे तुम्हारे सामने चू तक नहीं कर सकते। यह सुनकर गायत्री को बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ आहूजा निवास में बिल्कुल सुकून नहीं था। रुद्र एक तूफान की तरह घर वापस आया। उसका पूरा शरीर गुस्से से भर गया था। अरे बेटा, तुम ऑफिस नहीं गए, तुम वापस क्यों आए हो? रुद्र, रुद्र, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मधु सीढ़ियों तक रुद्र के पीछे गई, लेकिन रुद्र ने मधु की तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे ऊपर स्टडी रूम में चला गया और दरवाज़ा पटक दिया। मधु इतना डर गई कि वह कांपने लगी थी। अब रुद्र किससे नाराज़ होकर आया है? मधु ने फुसफुसाया और वापस बैठ गई। उसने गहरी सांस ली। कॉफ़ी टेबल पर रेस्टोरेंट से आए पार्सल खाने के डिब्बों का ढेर पड़ा हुआ था। उन डिब्बों को देखकर मधु को खुद पर ही हंसी आ गई। अचानक मधु को अंतरा याद आ गई। आहूजा खानदान के आगे अंतरा के परिवार की कोई हैसियत नहीं होने की वजह से मधु अंतरा को नापसंद करती थी, लेकिन अब उसने एक राजकुमारी को अंतरा की जगह बुला लिया था। मधु को इस उम्र में भी गायत्री की सेवा करनी पड़ रही थी। इस बात का उसे बहुत गुस्सा था। पहले उसे अंतरा से सेवा करवाने की आदत थी, लेकिन अब उसे न सिर्फ गायत्री की सेवा करनी पड़ती थी, बल्कि वह गायत्री पर अपनी आवाज़ ऊंची करने की भी हिम्मत नहीं करती थी। महेश गायत्री का सौतेला बाप होते हुए भी उसे अपनी सगी बेटी मानता था। इस बात से मधु को बहुत चिढ़ थी। मधु अपनी किस्मत पर रोते हुए टेबल साफ करने लगी। उसी वक्त गायत्री वापस आई। उसने पैरों में हील्स पहनी थी और उसके हाथ में एक लग्जरी बैग था। मधु ने तुरंत गायत्री को दरवाजे पर ही रोक दिया और बताया कि उसने अभी अभी पोंछा लगाया है। गायत्री ने फर्श को देखा और कहा, फर्श पर पहले से पैरों के निशान है, इसमें 2-4 निशान और लग जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा मम्मी जी, फिर से पोंछा लगा देना। यह बोलते हुए गायत्री ने घर के अंदर कदम रखा। अभी अभी साफ किए फर्श पर गायत्री की हिल्स की वजह से काले निशान हो गए।
मधु ने गुस्से में अपने हाथ कमर पर रखे और कहा, गायत्री, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहती, लेकिन कम से कम मेरे किए हुए कामों को बिगाड़ा तो मत करो। मैं क्या तुम्हारी नौकर लगती हूँ? मधु का ताना सुनकर गायत्री के कदम रुक गए। उसे भी गुस्सा आया और उसने मधु से कह दिया कि वह पहले ही घर के काम के लिए काम वाली रखने के लिए बोल चुकी है, और अगर मधु काम वाली नहीं रखना चाहती तो उसे गायत्री को बातें सुनाने का कोई हक नहीं है। मधु ने भी गायत्री पर पलटवार किया कि काम वाली मुफ्त में नहीं आती, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और पहले ही गायत्री के मेकअप और हील्स पर रुद्र के बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। यह सुनकर गायत्री गुस्से से तिलमिला उठी थी, लेकिन फिर से मधु के साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। तब तक फर्श पर लगे जूतों के निशान पर उसकी नज़र गई। गायत्री ने कंफ्यूज होकर पूछा, माँ, रुद्र वापस आ गया है? मधु ने गुस्से से कहा, हाँ, रुद्र अभी वापस आया है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। वापस आने के बाद कुछ बोला नहीं, बस दरवाज़ा पटक दिया और स्टडी रूम में चला गया। गायत्री, तुम दोनों का फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? गायत्री ने मना करते हुए अपनी नज़रें फेर ली। यह देखकर मधु समझ गई कि गायत्री झूठ बोल रही है। उसके बाद मधु ने गायत्री से कहा, और मैंने कितनी बार कहा है, कुछ वक्त के लिए मेकअप का इस्तेमाल नहीं करोगी तो कोई आफत आ जाएगी क्या? इन कॉस्मेटिक चीज़ों में पता नहीं क्या क्या केमिकल्स होते हैं। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? और ये ऊंची हील्स, इनसे तो मुझे बहुत डर लगता है। गायत्री ने मधु से कह दिया कि हील्स पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री मधु के साथ वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मधु आगे कुछ बोले उसके पहले गायत्री ने मधु से कहा कि वह रुद्र के पास जा रही है। इतना कहने के बाद गायत्री मुड़ी और ऊपर चली गई। सबसे पहले गायत्री अपने बेडरूम में गई। वहाँ उसने अपना मेकअप उतार दिया और कपड़े बदलकर घर के कपड़े पहन लिए। उसके बाद स्टडी रूम के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया। रुद्र, क्या तुम अंदर हो? इसके जवाब में अंदर से रुद्र ने सिर्फ हाँ कहा। गायत्री ने कहा कि वह रुद्र से कुछ बात करना चाहती है, लेकिन रुद्र ने साफ मना कर दिया कि अगर गायत्री फ़ोन कॉल के बारे में सफाई देना चाहती है तो उसे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि गायत्री ने उसे झूठ बोला था। गायत्री ने इस बार रुद्र से कोई बहस नहीं की। लता ने उसे रुद्र के साथ लड़ने से साफ मना किया था, क्योंकि इससे आगे चलकर गायत्री को फ़ायदा होने वाला था। लता ने गायत्री को सिखाया था कि अगर औरत यह चाहती है कि एक आदमी उसके बारे में अपनी राय बदले, तो सबसे पहले तो उस आदमी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। एक आदमी को इम्प्रेस करने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि औरत ऐसा कुछ करे कि आदमी को उस पर दया आए। यह सब याद करते हुए गायत्री ने आह भरी और बेबसी से कहा, अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो चलो फ़ोन पर बातें करते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। यह सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। गायत्री ने आगे कहा कि वह जानती है कि रुद्र उसके बारे में ऐसा सोचता है कि गायत्री बहुत बदतमीज़ औरत है, पर वह इसके बारे में भी कोई सफाई नहीं देना चाहती। गायत्री ने बताया कि भले ही रुद्र उसकी पीठ पीछे अंतरा से मिलने गया था, फिर भी वह यही चाहती है कि रुद्र खुश रहे। यह सुनते ही रुद्र ने गायत्री को ताना मारा कि उसकी यह वाली चाल एक बार काम कर गई थी, लेकिन दूसरी बार काम नहीं करेगी। गायत्री ने कहा, यह कोई चाल नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि हमें अलग हो जाना चाहिए। यह सुनकर रुद्र दंग रह गया। उसने कहा, अब यह तुम्हारा कौन सा नया पैतरा है? गायत्री ने रुद्र से दरवाज़ा खोलने की विनती की। उसने बताया कि मधु अभी भी नीचे है, अगर उसने उन दोनों की बातें सुन ली तो आफत आ जाएगी। इस बार गायत्री की बात का बराबर असर हुआ। कुछ सेकंड्स बाद स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। रुद्र की आंखों में बैर था। उसने गायत्री से पूछा कि क्या सच में उसकी माँ नीचे है। जवाब में गायत्री ने बताया कि मधु हॉल में ही है। यह सुनकर रुद्र ने नीचे देखा। मधु एप्रन पहने हुए फर्श को फिर से पोछा मार रही थी। रुद्र ने दरवाज़ा पूरा खोला और गायत्री को अंदर आकर बात करने कहा। आखिर गायत्री स्टडी रूम में दाखिल होने में कामयाब हो गई। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले उसकी नज़र रुद्र की कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी, लेकिन रुद्र भी तेज़ था। उसने तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। गायत्री मुस्कुराई और पूछा कि स्क्रीन पर अंतरा की तस्वीर थी ना। रुद्र ने इस बात से इनकार नहीं किया।
गायत्री ने कहा कि रुद्र सच में अंतरा से इतना प्यार करता है कि टेबल पर भी फ्रेम में अंतरा की तस्वीर लगा रखी है। हालांकि तस्वीरें उस दिन खींची गई थी जिस दिन अंतरा आकाश छाबड़ा के कॉन्सर्ट में गई थी। रुद्र ने बेसब्र होकर कहा, काम की बातें करें। यह सुनकर गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। रुद्र ने आगे कहा, देखो गायत्री, जैसा कि तय हुआ था हमें आज नहीं तो कल अलग होना ही था। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझोगी। आज तक मैं खुद को इस शादी के लिए मनाता रहा क्योंकि तुम्हारे पिता आहूजा ग्रुप से जुड़ने वाले थे और कंपनी को मैं हरगिज़ कोई नुकसान नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अब जब शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट बंद हो गया है तो तुम्हारे पापा मेरी कंपनी से जुड़े या ना जुड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें अलग हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है।